स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमी और जीडीपी के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेनी चाहिए कि हमें इस जो भी लेक्चर है उससे क्या क्या हमको आउटकम मिलने वाला है, हम क्या क्या टॉपिक है जिसको कवर करने वाले हैं और किस किस टर्म्स के ऊपर अपनी हम समझ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेंस में क्वेश्चन आए थे इस जीडीपी वाले चैप्टर से रिलेटेड कि व्हाट इज वी शेप द रिकवरी इन इकोनॉमी, ये मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, जीडीपी का कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथोडोलॉजी है वो, और पोटेंशियल जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। तो इस तरह हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर दोनों प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक। हम देखेंगे कि फंडामेंटल, हम इस चैप्टर के आधारभूत समझ की बात करेंगे कि है क्या मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, हम 3 प्रकार के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में। 3 प्रकार की समस्याएं हैं। 3 प्रकार की समस्याएं हैं कि हमारे पास यदि लिमिटेड रिसोर्स है तो हम क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाएं, फॉर हुम वी हैव टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम माल तैयार करें, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में चीज़ों को। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इकोनॉमी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है एक प्रणाली, कार्य करने के तौर तरीके। तो इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं हम वो डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सिस्टम में। हम देखेंगे सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम तीनों प्रकार की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे इकोनॉमी के चार सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए, वैसे तो गुड्स का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स भी फर्दर उसके क्लासिफिकेशन है, जैसे कंजम्पशन गुड्स और देखो कंजम्पशन गुड्स और होता है एक कैपिटल गुड्स। हम जानेंगे कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के प्रकार में हम देखेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, नियोजन क्या है, और कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है। हम इसके बारे में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट, हम इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जीडीपी और उसके कैलकुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीडीपी क्या होता है और उसके कैलकुलेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। इस टॉपिक पे हम जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, प्लीज पेशेंस बना के रखिएगा। जीडीपी और इसके कैलकुलेशन की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी की। जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, तो हो सकता है इस बार नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, और एक्सचेंज रेट होते हैं PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी, नॉमिनल रेट और रियल रेट। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करने वाले इन्फ्लेशन इंडेक्सेस के बारे में, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जीडीपी और डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, तो हम इतने सारे पॉइंट्स को इस चैप्टर में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खासकर मैं देखिए केवल यूपीएससी एग्जाम की बात करूंगा, यूपीएससी। ठीक है, आप अपने स्टेट पीसीएस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां स्टेट पीसीएस के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अभी हमने देखा कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थीम रिपीट होती है, याद रखिएगा। चांसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ थीम, जिस थीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो थीम रिपीट होती है। देखिए, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन आपको थीम याद रखने हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक जीडीपी के बारे में, जीडीपी और मैक्रो इकोनॉमिक, एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं, फंडामेंटल। ठीक है, हम जो जीडीपी और फंडामेंटल जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो थीम इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेस इफेक्ट ये थीम है, ये थीम हो गया। क्लोज्ड इकोनॉमी ये एक थीम हो गया। तो चांसेस है कि जो एग्जामिनर है वो इस पर दोबारा क्वेश्चन पूछे, जो भी यूपीएससी है वो इस पर दोबारा क्वेश्चन पूछे। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट होता है कि प्रीवियस ईयर जो प्राइस था
उस प्राइस का इस साल के करंट ईयर के इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट उसका हो रहा है, वो उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है वो कंट्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करे, मतलब पूरी तरह से क्लोज्ड है, जो ना ले रहा है ना दे रहा है, ठीक है। नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी रिलाई ऑन इट्स ओन प्रोडक्शन, खुद के प्रोडक्शन पे रिलाई कर रहा है, खुद के कंजम्पशन पे फोकस कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। देखिए जब भी ग्रोथ वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए स्टेडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो तो स्टेटमेंट गलत ही हो जाते हैं बिल्कुल। स्टेडली इंक्रीज ना, कभी कोई चीज देखो इकोनॉमी अनसर्टेन है, कभी कोई चीज स्टेडली इंक्रीज नहीं होती, कभी कोई इकोनॉमी स्टेडली डिक्रीज नहीं होती। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। दूसरा सर्टेनली ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होगा ही होगा, किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा ही होगा यदि वहां कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो पूंजी का निर्माण। अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। इस टॉपिक के कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस थीम के ऊपर कैपिटल फॉर्मेशन को लेके 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनके लिए ऐसी कौन सी संस्था है जो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ब्रिंग करती है, मतलब लाती है, इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो लेबर ब्यूरो है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जारी करता है। तो थीम रिपीट हुए थे हम, ठीक है। सीपीआई मतलब ये क्या इन्फ्लेशन इंडाइसेस है, ये इन्फ्लेशन इंडाइसेस है। ठीक उसी तरह एक इन्फ्लेशन इंडाइसेस है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो एक साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सीपीआई के ऊपर, फिर अगले साल क्वेश्चन पूछ लिया डब्ल्यूपीआई के ऊपर। तो डब्ल्यूपीआई ये थीम रिपीट हो रहा है, आपको थीम याद रखना है। देखो सीपीआई वाला क्वेश्चन है तो आपको ये थीम याद रखना है कि ये इसका थीम क्या है। थीम है ये इंडाइसेस है, ये इन्फ्लेशन इंडाइसेस है। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ थीम, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, कि इंडिया का पोजीशन ट्रिपल पी के मामले में क्या है, ठीक है। ट्रिपल पी के मामले में इंडिया का पोजीशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये इसका थीम क्या है, देखिए इसका थीम है एक्सचेंज रेट। चांसेस है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर दोबारा क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी, हो सकता है रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर पूछ ले या नॉमिनल एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सके। तो आपको थीम याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन डिमांड, डिमांड भी एक प्रकार से एक बहुत बड़ा थीम है, ये आपको डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि कब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस हैं, आपको थीम याद रखने हैं, ठीक है। कब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की, ये 2021 में पूछा था यूपीएससी ने। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन कौन से और कौन कौन से नहीं, ये 2023 में पूछा गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हम इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 2 तत्व इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इनपुट, इनपुट लगाकर ही आप डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचते हो, ठीक है। मान लो आप घर बनाना चाहते हो तो आपको लगेंगे छड़, सीमेंट, पानी, ये सब लगते हैं। तो इनपुट में क्या क्या शामिल होते हैं, ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं अपने इनपुट को 4 चीजों में, चार इनपुट की जरूरत होती है। पहला होता है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज, तीसरा होता है लेबर और चौथा होता है कैपिटल। इन 4 चीजों को लगाकर ही हम डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे पास। यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तब तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास ये रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। अब हमको डिसाइड करना होता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम किस प्रकार एफिशिएंटली कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकें, ठीक है। और सिर्फ देखिए लैंड में जो पेट्रोलियम है वो भी बहुत सीमित मात्रा में है, जो भी खनिज पदार्थ है वो भी बहुत सीमित मात्रा में है। तो किस प्रकार से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करें ताकि मैक्स टू मैक्स बेनिफिट उठाया जा सके मानव के कल्याण के लिए। तो ये सब चीजों का ध्यान करना ही इकोनॉमी में आता है, ठीक है। हम डिसाइड करते हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज एफिशिएंटली, हम किस प्रकार से बहुत एफिशिएंटली तरीके से ये लैंड, लेबर, कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दिस ऑल आर रिसोर्सेज एंड दिस रिसोर्सेज आर स्केयर, बहुत सीमित मात्रा में रिसोर्सेज है। हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है
और हम जो प्रोड्यूस कर चुके हैं उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, वो इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जो इकोनॉमी है वो इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है कि हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेस हैं हम उसे किस प्रकार प्रोड्यूस करें और किस प्रकार से उसे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जो स्टडी है वो इकोनॉमी के तहत आती है। अब देखिए इकोनॉमी को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी बहुत सूक्ष्म लेवल, माइक्रो जैसे कि आपको इससे ही पता चल रहा है वर्ड से, सूक्ष्म, बहुत छोटे लेवल पे। और मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की। माइक्रो इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं और बिजनेस कंसर्न के लिए डिसीजन लिए जाते हैं कि किस प्रकार से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है और किस प्रकार से हमें गुड्स और सर्विसेज की प्राइस तय करनी है। ये इंडिविजुअल लेवल पर लिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमी में। ठीक है, हमको अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से बनाना है ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो व्हाट विल बी द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने चाहिए ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी कंपनी ये चाहती है कि किस प्रकार से प्रोडक्शन को मैक्स टू मैक्स रखा जा सके, प्रॉफिट को हाई रखा जा सके और प्रॉफिट और प्रोडक्शन को हाई रखते हुए भी अपना जो मार्केट में अपने वस्तुओं की प्राइस है उसे लोअर रखा जा सके। लोअर इसलिए रखना चाहती है कोई भी कंपनी अपने प्राइस को, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, कोई अपने प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहा है, तो कोई कंपनी जो नया मार्केट में आई है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस 100 से ज्यादा नहीं रखेगी, या तो वो 100 रखेगी या तो वो 90 रखेगी, तब कस्टमर इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो प्राइस को लोअर रखते हुए और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किस प्रकार हम अपने प्रोडक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाएं, तो ये माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी में आता है। ठीक है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमी में वो इंडिविजुअल लेवल पर लिए जाते हैं, बहुत छोटे लेवल पर लिए जाते हैं, एज ए कंट्री के पूरे लेवल पर नहीं लिए जाते। ठीक है, तो डिसीजन लेने के जो पावर होती है वो प्राइवेट हाथों में होती है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेते हैं केवल लोग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड की स्टडी की जाती है कि किस प्रकार से हमें सप्लाई करना चाहिए, किस प्रकार से वस्तुओं की डिमांड है मार्केट में, हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मार्केट के फ्लो को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर काम किए जाते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी में, अब मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, बड़ा, ब्रॉड। तो यहाँ पर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान करते हैं। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न या किसी व्यक्ति के बारे में हम स्टडी ना करके पूरे एक नेशनल इकोनॉमी एज ए होल हम एक साथ स्टडी करते हैं। पूरे नेशनल की इकोनॉमी को हम एक साथ देखते हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं की जाती इसका ध्यान। जैसे अनलाइक माइक्रो इकोनॉमी, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर नहीं रखा जाता ध्यान। यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाता है कि हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा पूरे देश में, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, उसका ध्यान में रख के यहाँ पर डिसीजन तय किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सरकार जो होती है वो इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है कि देश पे उसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से बनाया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, किस प्रकार से इन्फ्लेशन की टारगेटिंग किया जा सके। ठीक है, ये ब्रॉड लेवल पे, ये पूरे, जैसे इन्फ्लेशन का प्रभाव किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, ये पूरे देश की जनता पर पड़ेगा, पूरे देश पे पड़ेगा, देश में आने वाले हर राज्य पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग की जाती है इसकी। तो सेंट्रल बैंक इस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इकोनॉमी के वेरिएबल का बहुत अध्ययन करते हैं इसमें मैक्रो इकोनॉमी में, जिसमें जीडीपी का स्टडी किया जाता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी, इसका अध्ययन किया जाता है। सोसाइटी में किस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, पॉवर्टी किस लेवल की है, पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन कौन से मेजर लेने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए क्या क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आएगी, है ना। तो इस प्रकार का इसमें वो लिया जाता है, इस प्रकार की स्टडी की जाती है इसमें मैक्रो इकोनॉमी में। उसके बाद इंटरेस्ट रेट और प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है एज ए होल। तो ये मेन डिफरेंस हमको देखने को मिलता है।
ये किसी भी देश की इकोनॉमी है, बेसिकली 3 क्वेश्चन से डील करता है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार बनाया जाए। तीसरा, फॉर होम, किसके लिए बनाया जाए, या हु इज द एक्चुअल बेनिफिशियरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे सामने एक विकल्प होता है कि यार हम पिज्जा बनाएं या शर्ट बनाएं। ठीक है, देखो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग पिज्जा बनाने में करें या शर्ट बनाने में करें। शर्ट जो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल। ठीक है, पिज्जा क्या है, ये कंजम्पशन गुड्स है, तुरंत आप कंज्यूम कर सकते हैं। पिज्जा आपने लिया गर्मा गर्म और आपने खा लिया, तो ये नॉन ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन गुड्स बनाएं, पिज्जा बनाएं, या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। पिज्जा बनाने की क्या मशीन बनाएं हम। देखिए, हम पिज्जा बनाने की मशीन बनाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कैपिटल गुड्स का निर्माण कर रहे होते हैं। और जब हम कैपिटल गुड्स बना रहे होते हैं तो हम इस कैपिटल गुड्स का निर्माण करके हम ज्यादा से ज्यादा पिज्जा बना सकते हैं। देखिए, जब हमारे पास पिज्जा बनाने की मशीन ज्यादा होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा पिज्जा बना सकते हैं, ताकि देखो हमको कंजम्पशन गुड्स बनाना चाहिए, कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के ली जाने वाले डिसीजन है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इस तरह के क्वेश्चन को डील करता है। दूसरा, ये पहला। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें यह डील किया जाता है कि कौन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्शन में, किस प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ये डील किया जाता है कि समाज में अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन पढ़ाएगा, कौन उगाएगा, कौन पकाएगा। ठीक है, इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि कौन उगाएगा मतलब किसान, कौन पकाएगा मतलब पकाना, मतलब एक प्रकार से होता है कि फूड स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग या फूड स्टफ का प्रोसेसिंग। जैसे कि मान लो चिप्स के पैकेट बना रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे कंपनी है जो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो ये उस क्वेश्चन को डील करेगा। कौन पढ़ाएगा मतलब टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास अल्टरनेटिव है। हाउ ये डील करता है, अल्टरनेटिव्स। हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। विकल्प, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। हमें यह ध्यान में रखना है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि हम उस विकल्प को चुनेंगे जिसमें कॉस्ट कम से कम हो और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यह देखा जाएगा कि या क्या हम इसे हाइड्रो से इस्तेमाल करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, या हम देखेंगे कि थर्मल पावर का इस्तेमाल करें, या हम सोलर का इस्तेमाल करें। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के ज्योग्राफी पे। ठीक है, वहां यदि कोयले का भरपूर मात्रा है तो हम थर्मल में जाएंगे, यदि वहां पानी की अधिकता है तो हम बांध बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, या वहां सूर्य पूरे समय चमकता है या आसमान में पूरा आसमान साफ होता है, बदली नहीं होती, तो हम वहां सोलर में जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। दूसरा, ये तो पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि फैक्ट्री रन करना है अपने को। ठीक है, तो हम हाउ में ये डील करते हैं कि अब जब हमें फैक्ट्री रन करना है, फैक्ट्री चलाना है, तो फैक्ट्री कौन चलाएंगे। क्या हमें मैन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, श्रमिकों का, या फिर हम रोबोट्स का इस्तेमाल करें। देखिए, रोबोट से काम करेंगे तो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन किया जा सकता है और लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, खामखा सोसाइटी में लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैन को भी काम पे रखना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो इस चीज से डील करता है हाउ। फॉर्म में हम देखेंगे कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, समाज के किस तबके के लोग उस प्रोडक्शन का लाभ उठाने वाले हैं। क्या हम जो चीज बना रहे हैं वो पुअर सेक्शन के लिए बना रहे हैं, क्या हम मिनिमम कंजम्पशन लिमिट जो है पुअर का, क्या हम उसे फुलफिल कर पा रहे हैं, या हम रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमें वो देखना होगा कि वहां की सोसाइटी कैसी है। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है, हु इज द बेनिफिशियरी। जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बना रही है तो गवर्नमेंट स्कीम बनाते समय यह देखेगी कि उस स्कीम से फायदा उठाने वाले लोग कौन हैं, किस प्रकार के सोसाइटी में किस तबके के लोग उस
स्कीम से फायदा उठाने वाले हैं। तो स्कीम क्या एक प्रकार से सर्विस हो गई, सर्विस। गवर्नमेंट जब स्कीम बना रही है तो ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक प्रकार से सर्विस प्रोड्यूस कर रही है। तो गवर्नमेंट ये देखेगी हु इज द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी को ध्यान में रख के वो स्कीम तैयार करेगी, ठीक है। फॉर होम में हम ये देखते हैं कि जो भी नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी नेशनल प्रोडक्ट है, जो भी नेशनल इनकम है, उसे किस प्रकार हाउस होल्ड में, डिफरेंट हाउस होल्ड में डिवाइड किया जा रहा है। चौथा में हम ये देखेंगे कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं। देखो किसी भी देश के कस्टम के हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना होगा कि वहाँ के क्या रीति रिवाज है, क्या तौर तरीके हैं। अगर आप इंग्लैंड में जाओगे और आप साड़ी का प्रोडक्शन करते हो तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। आपका साड़ी का प्रोडक्शन यदि आपको करना है तो वो इंडिया में ही चलेगा, क्योंकि यहाँ का कस्टम है, साड़ी पहनना यहाँ का कस्टम है। इंग्लैंड का या अमेरिका का कल्चर नहीं है, इसलिए आप वहाँ साड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, फेस्टिवल को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि दिवाली के समय दिए बनाना, ठीक है, होली के मौसम में गुलाल बनाना, तो फेस्टिवल को भी ध्यान में रखा जाता है। और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख करके, मार्केट कंडीशन को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये डील करता है फॉर होम। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखेंगे कि इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। इसमें हम देखेंगे बेसिकली सोशलिस्ट या कमांड इकोनॉमी। दूसरा होता है मार्केट इकोनॉमी और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें उस चीज के प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड इनपुट, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो इंसान जो रिस्क उठाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। दूसरा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें तो हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। दिस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स भी स्केयर है, कम मात्रा में पृथ्वी पे। तीसरी हमें जरूरत पड़ती है कैपिटल की, अर्थात पूंजी। बिना पूंजी के कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। और चौथा, हमें श्रम की जरूरत पड़ती है, लेबर। लेबर भी देखिए ह्यूमन बीइंग होते हैं। जो इंटरप्रेन्योर है और लेबर है, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। पूरी दुनिया में इकोनॉमी को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला मार्केट इकोनॉमी, दूसरा सोशल या कमांड इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। ये बाजार अर्थव्यवस्था है। इस व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत देखने को मिली यूएस में रेनेसां के दौरान। यूएस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे जोड़ दिया गया, कैपिटलिज्म। जहां पर ये देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। सरकार वहां ये हस्तक्षेप नहीं करती कि आप क्या बना रहे हो या किसके लिए बना रहे हो। यहाँ पर जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। निजी व्यक्ति ही निर्धारित करते हैं कि क्या बनाया जाए और किस प्रकार उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। देखिए, आज मैंने चीज़ों को हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी में भी लिखा कीजिए, तो मैंने जहाँ तक हो सके अपने चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को हिंदी में लिखा हूँ। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार ये नहीं कहती किसी इंडिविजुअल को कि आप ये चीज़ बनाइए, ये चीज़ ना बनाइए। यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, का पूरा जो डिसीजन है वो निजी व्यक्ति या इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। जैसे कि यूएस में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की शुरुआत हुई। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये 4 चीज निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, ठीक है। जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजी कैपिटलिज्म में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है मेन, ठीक है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो आप अननेसेसरी ऐसी चीजों का निर्माण करना चाहोगे जिसका समाज में जिसको प्रतिबंधित किया गया है, या बोला जाए सिन गुड्स का इस्तेमाल बनाना चाहोगे। जैसे आपको कुछ भी बनाने की आज़ादी दे दी गई तो आप अननेसेसरी नार्कोटिक ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हो इन ऑर्डर टू
गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, आप हथियारों का प्रोडक्शन चालू कर दिए तो उसमें क्या है, समाज में अराजकता आती है, लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी का कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। मार्केट इकोनॉमी में किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है, लेकिन उसका खामियाजा भी ये होता है कि वहाँ अराजकता होती है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ जाते हैं। और एक्सट्रीम मार्केट इकोनॉमी को कहते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। ये जो लेजेस फेयर टर्म है इसे प्रतिपादित किया था एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ। लेजेस फेयर का मतलब होता है खुली छूट दे देना लोगों को, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, आप जो चाहे बनाइए, जितनी क्वांटिटी में चाहे बनाइए, सरकार आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जितना प्रॉफिट कमाना है आप कमाइए। तो ये होता है लेजेस फेयर, खुली छूट दे देना लोगों को। दूसरा टाइप की इकोनॉमी की बात करते हैं वो सोशल और कमांड इकोनॉमी है, जिसे हम सामाजिक अर्थव्यवस्था या आदेश अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं हिंदी में। यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसके संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लाइसेंस प्रणाली होती है। यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी होती है कि आप सर्टेन गुड्स और सर्विसेज बिल्कुल नहीं बना सकते। जैसे कि देखो, सोवियत यूनियन में 20th सेंचुरी में देखा गया था कि सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथों में थी। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इसके लिए बनाना है। मतलब गवर्नमेंट आंसरेबल थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से उनका जो मालिकाना हक था वो गवर्नमेंट के पास था, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। यहाँ पर लोगों को छूट नहीं थी, तो क्या है, लोग अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे, लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। आज कोई भी सोसाइटी जो है कंप्लीटली मार्केट या सोशल इकोनॉमी नहीं है। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है मार्केट और इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी है, तो पोलर क्लासिफिकेशन हो गए। या तो मार्केट इकोनॉमी में थे बिफोर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले या 20th सेंचुरी में भी या तो आप मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा थे या तो आप सोशल इकोनॉमी के हिस्सा थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, आज हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की। 21st सेंचुरी में कोई भी देश की इकोनॉमी का इस तरह से पोलराइजेशन नहीं है। कोई भी इकोनॉमी ये नहीं बोल सकती कि हम मार्केट इकोनॉमी है, कोई भी देश की इकोनॉमी ये नहीं कह सकती कि हम सोशल इकोनॉमी है। देखिए, तो इसलिए क्या है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इंडिविजुअल द्वारा भी लिए जा रहे हैं और कुछ डिसीजन वहां के गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो नेसेसरी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको बनाने की जवाबदारी इंडिविजुअल को दी गई है, ताकि आप देखिए आप जो चाहे वो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाइए, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जहां बात आती है कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज की, जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सब बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। यहां गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि पैसे कौन छापेगा। अब पैसे छापने की जो जवाबदारी है वो इंडिविजुअल के हाथों में तो नहीं दिया जा सकता, है ना। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हु विल प्रिंट द करेंसी, ठीक है, हु विल मेक द आर्म्ड लाइसेंस जारी किया जाता है। और देखो, हथियार प्रोड्यूस करने की जवाबदारी भी यहाँ पर सरकार की है। ठीक है, तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना भी जरूरी है। यदि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो यहाँ पर भी अराजकता बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल द्वारा भी लिए जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मार्केट इकोनॉमी के भी कुछ तत्व आ जाते हैं और सोशल इकोनॉमी के भी कुछ तत्व देखने को मिलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब चलते हैं आगे। हमारे आज के इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं: प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले प्राइवेट सेक्टर क्या होता है वो देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब होता है कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस जिसे ओन किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा और वहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें कुछ कंपनीज, फर्म्स और इंटरप्राइज आती है विच इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब होता है वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। जैसे कि कुछ गुड्स की बात की जाए और या सबसे पहले सर्विसेज की बात की जाए तो कौन कौन सी सर्विसेज इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है।
पुलिस सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज, ठीक है, डिफेंस, लॉ मेकिंग प्रोसेस और टैक्स वगैरह इंपोज करना, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना, है ना, और लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। गुड्स में बात करें तो गुड्स के प्रोडक्ट, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन खुद गवर्नमेंट करती है, जैसे कि कोल के लिए गवर्नमेंट का डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, कंपनी जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। और पावर जनरेशन के लिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के तहत आएंगे। तीसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड मतलब होता है वो इंडिविजुअल्स, हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस हाउस होल्ड के तहत आएंगे। ग्रुप ऑफ पीपल्स, देखिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ पर्सन लिव टुगेदर, कुछ लोगों का समूह जो एक साथ रहता है, एंड टेक फूड फ्रॉम कॉमन किचन, और एक कॉमन रसोई से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन लिव टुगेदर, टेक फूड फ्रॉम कॉमन किचन। बेसिकली हाउस होल्ड में हम बात करते हैं पीपल की, ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की। ये ह्यूमन बीइंग्स वर्क करते हैं और अपना वेजेस अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है। तो मुकेश अंबानी हाउस होल्ड कहेंगे, मुकेश अंबानी इज अ पर्सन, मुकेश अंबानी इज अ पीपल, मुकेश अंबानी इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो और RIL क्या हो गया? RIL हो गया इंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया कि इंटरप्राइज, और मुकेश अंबानी उसमें यदि काम कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे हाउस होल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में बेसिकली बात किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और दूसरा बात किया जाता है फाइनेंशियल फ्लो, है ना। फाइनेंशियल फ्लो कम इनसाइड कंट्री एंड गो आउटसाइड फ्रॉम कंट्री। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में कुछ फाइनेंशियल फ्लोज आ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्लोज जा रहे हैं मनी का, तो ये सब एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 सेक्टर की बात की। आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग से कैसे कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, किस प्रकार सेविंग इज इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, वो देखेंगे हम, ठीक है। हम GDP और GDP को कैलकुलेट करने के तरीके भी देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।